और अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो तब भी आप मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। हम डे बाय डे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं परमानेंट। क्लियर? चलते फिर देखो पीपीटी बहुत अच्छे से बनी हुई है। मैं हर वीडियो को स्टार्ट करने से यही बोलता हूँ, हर वीडियो के स्टार्टिंग में यही बोलता हूं कि हो सके तो आप नोट्स बनाते रहना। पहले हम कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे हिंदी पेडोलॉजी के, उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं सीडीपी के क्वेश्चन। यानी पहले हम हिंदी पेडोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अब ये मत कहना आप कि हिंदी पेडोलॉजी को भी इंग्लिश में बताइए, हिंदी तो आपको हिंदी में ही पढ़नी पड़ेगी ना। उसके बाद में जो अभी मैं इंग्लिश जो सीडीपी के यानी बाल विकास के जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वहां पे मैं आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी बताऊंगा, ये लिख के भी आएगी पीपीटी में। ठीक है बेटा? तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और अगर आप थोड़ी देर बने रहे 15-20 मिनट तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको समझ में आए या ना आए फिर भी आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। बहुत कुछ समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कैसे पढ़ना है, कैसे आपकी तैयारी होनी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलते फिर आपके टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, 100 टाइम रिपीट हुए हैं, हर सेट में रिपीट हुए हैं और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। देखो रटने पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, यानी रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की क्वेश्चन कह क्या रहा है एटलीस्ट, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा सिखाने के लिए आगमनात्मक विधि का अर्थ क्या है। देखो यहाँ पे इंडक्टिव मेथड का यूज किया जा रहा है कि ये होता क्या है। मैं आपको समझाऊंगा कि दो मेथड होते हैं। देखो अब यहाँ पे सिखाने की विधि की बात की जाए, अगर एक होता है इंडक्टिव मेथड और एक होता है डिडक्टिव मेथड, दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर पाओगे। देखो इंडक्टिव का मेथड ये होता है कि जब आप एग्जाम्पल टू रूल जाते हो, यानी पहले आप एग्जाम्पल बताते हो फिर उसके बाद में आप रूल्स बताते हो, परिभाषाएं बताते हो, यानी पहले आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उदाहरण देते हो, उनके बाद में क्या करते हो, उदाहरण देने के बाद में आप रूल पे बताते हो कि ये नियम इसका है। अगर आप पहले नियम बता रहे हो, अगर आप पहले रूल बता रहे हो और रूल के बाद में एग्जाम्पल्स करा रहे हो तो ये होता है डिडक्टिव मेथड। लेकिन यहाँ पे इसको आगमनात्मक यहाँ पे विधि की बात करी गई थी, इंडक्टिव मेथड की बात करी गई। अगर निगमनात्मक की बात करी तो वो डिडक्टिव होता है जहां पे पहले रूल की बात करी जाती है। अब दोनों पॉइंट के बारे में पहले समझ जाओ कि अगर आपके सामने इंडक्टिव मेथड है तो पहले आप एग्जांपल टू रूल जा रहे होंगे, यानी पहले आप एग्जांपल बता रहे होंगे फिर उसके बाद में नियम बता रहे होंगे। अगर आपके सामने निगमनात्मक मेथड आ जाए, यानी अगर आपके सामने डिडक्टिव मेथड आ जाए तो आप रूल टू एग्जांपल जाओगे, है ना। चलिए अब समझते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में हमारा लिखा हुआ है कि नियमों को पहले पढ़ाना और फिर उदाहरण देना। अगर आप पहले नियम बता रहे हो, पहले क्या बता रहे हो, नियम पहले बता रहे हो तो ये डिडक्टिव मेथड है। कैसा है ये? डिडक्टिव मेथड है जहां पे पहले आप नियम बता रहे हो फिर एग्जांपल बता रहे हो। बच्चों को उदाहरणों से नियम तक पहुंचाना, यानी एग्जांपल टू यहाँ पे रूल जा रहे हो, यहाँ पे एग्जांपल टू आप रूल जा रहे हो और वही होता है आगमनात्मक मेथड जहां पे पहले आप एग्जांपल्स बताते हो, उदाहरण देते हो डिफरेंट टाइप के, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके आप एग्जांपल पे से आप रूल पे जाते हो, तो वो होता है क्या? आगमनात्मक। समझ गए मेरी बात को? व्याकरण के नियमों की यहाँ पे कोई बात हो नहीं रही, केवल संरचना की कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, जहां पे हम उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं, जिसकी बात यहाँ पे करी जा रही है क्वेश्चन में, है ना। चलिए होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा ताकि हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलिएगा बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपने टीचिंग ट्रेनिंग किया हुआ है यार मेरे, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आ जाएगा। चलिए अब इसका आप आंसर दीजिए कि यहाँ पे किसकी बात करी गई। देखो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि हिंदी शिक्षण में, यानी आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, एज अ टीचर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, समय क्या लिखा हुआ है? समेकित दृष्टिकोण, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समेकित दृष्टिकोण की बात हो रही है, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात हो रही है कि इसका अर्थ क्या होता है। देखो अगर समेकित दृष्टिकोण की बात करी जाए तो ये पढ़ने के कौशलों पे होता है, भाषा कौशल पे होता है। भाषा कौशल की अगर हम बात करें तो ये होते क्या है, देखो अगर हम बात करें कि भाषा कौशल क्या होते हैं तो ये होते हैं सुबोपाली। क्या होते हैं? सुबोपाली। अब सुबोपाली का मतलब सु से सुनना, बा से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना, ये क्या है? सुबोपाली, यानी भाषा कौशल होते हैं, भाषा को सीखने के कौशल होते हैं। इसी की बात यहाँ पे करिए, समेकित दृष्टिकोण यानी एक अप्रोच डेवलप जहां पे होती है भाषा को सीखने में। अब आप भाषा सीख रहे हो तो वहां पे किसकी बात करी जाए? तो वहां पे भाषा की तो बात करी जाए, लैंग्वेज की बात करी जाएगी। और लैंग्वेज को आप किस तरीके से सीखते हैं, किस तरीके से एक्वायर करते हैं, उसकी बात यहाँ पे करिए जा रही है। हो सकता है वो आप लिख के सीखते हैं, बोल करके सीखते हैं, सुन करके सीखते हैं, तो वही बातें हैं। देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है व्याकरण और रचनात्मक लेखन का अलग अलग सिखाना है। यहाँ पे व्याकरण की कोई बात नहीं हो रही। हिंदी को अन्य विषयों से अलग रखना, ऐसा क्यों है? सारी चीजों में आप सारी लैंग्वेज को चीजें को आपस में इंटर रिलेट करके सीखते हो, है वही चीजें, कोई चीज अलग थोड़ी ना है, सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है ना, आपस में बंधी हुई चीजें हैं। अब थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि सभी 4 भाषा कौशल से सुनना हो सकता है,
बोलना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, लिखना हो सकता है, को एक साथ विकसित करना, सुवोपाली, जो आपके सामने लिखा भी है सुवोपाली, शॉर्टकट फॉर्म लिखा हुआ है, सु से सुनना, बा से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना। यानी ये क्या है, ये भाषा कौशल है, ये एक क्रम है। मतलब अगर आपसे भाषा कौशल का क्रम पूछा जाएगा तब भी आप ऐसे क्रम में बोलोगे। एक सीक्वेंस लिखा हुआ है जिनके माध्यम से आप लैंग्वेज को सीखते हैं, है ना। आगे लिखा हुआ है केवल परीक्षाओं, केवल परीक्षा कराते रहो काम हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत बात है। हमारे पास एक ही बेटा लिखा हुआ है कि लैंग्वेज को सीखने से एक अप्रोच डेवलप होगी। यानी किसको सीखोगे, जब आपकी अप्रोच डेवलप होगी, वो हमारे भाषा के कौशल हैं, उनको जब आप पढ़ोगे, चाहे आप बोल के सीखो, चाहे आप लिख के सीखो, चाहे आप पढ़ करके सीखो, ये सारी चीजें क्या है, ये एक हमारी समय की दृष्टिकोण है जहां से हम लैंग्वेज को सीखते हैं। क्लियर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए, जवाब आप दीजिएगा मुझे, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा यार मेरे। चलो इसका जवाब तो दे पाओगे मुझे लग रहा है आप। देखो सारे जितने भी आज तक मैंने वीडियो दिए हुए हैं सभी में हम उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़े से भी मॉक टेस्ट मेरे देख लिए तब भी सीटेट इजीली क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा नॉर्मल सा एग्जाम है जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको खुद पता है ना। तो पास करना बहुत आसान है, सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम है, पेपर ऑफलाइन होने वाला है। नोटिफिकेशन की बात करिए तो सितंबर में ही आ जाएगा, इसी मंथ में आना है, क्योंकि दिसंबर में तो एग्जाम होना ही है ना। तो तैयारी आप अभी से स्टार्ट करो ताकि एक अच्छा खासा स्कोर लाओगे आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए हिंदी में शब्दावली विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन। देखो यहाँ पे शब्दावली की बात, क्या नाम, शब्दावली डिक्शनरी की बात हो रही है यहाँ पे कि बच्चों की शब्दावली यानी शब्दकोश जो होगा वो बेटर कैसे होगा, बेहतर कैसे होगा, उसकी बात यहाँ पे। इनमें से कौन सा ऐसा उपागम है जिनके थ्रू उनकी शब्दावली अच्छी होगी, यानी बोलने चालने का तरीका अच्छा होगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होंगी, उनके पास शब्दकोश यानी डिफरेंट टाइप के अच्छे अच्छे वर्ड यूज करेगा बच्चा। ऐसे में कौन सा आप उपागम का यूज करोगे, कौन सा प्रभावी तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है उन्हें शब्दकोश का प्रयोग सिखाना, केवल डिक्शनरी पढ़ाते रहो, समझाते रहो, बस यही काम है? व्याकरण के नियम पढ़ाते रहो, हैं? विभिन्न संदर्भों में नए शब्दों का प्रयोग करना, केवल रटना, रटना तो है ही नहीं, बिल्कुल निगेटिव बातें हैं ये। आपको रोट मेमोराइजेशन, जहां पे रटना दिख जाए, ओनली जहां पे दिख जाए काट दो तुरंत, है ना। तो ये तो गलत हो गए दोनों। केवल शब्द का प्रयोग करते रहोगे तो चीजें बेटर हो जाएंगी, नहीं ना। हमारे पास थर्ड में लिखा हुआ है कि विभिन्न संदर्भों में नए शब्दों का प्रयोग कराना, कि आप बच्चे को मौका तो दो, मतलब पहले आपने सिखा दिया, फिर बच्चे को मौका दे रहे हो कि उन शब्दों का यूज कर रहा है, बच्चा कहां पे कर पा रहा है। समझ में मेरी बात को समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि आपने शब्द तो सिखा दिए, लेकिन बच्चे को यूज करना भी सिखाओ कि कौन सी जगह पे कौन सी बात कहनी है उसको, ताकि उसके एक डायरेक्शन तय हो कि बच्चा समझ तो पाए कि किन वर्डों का यूज हमें कहां पे करना है, एक दायरा समझ पाए, एक जोन को समझ पाए कि बच्चा कहां पे बोलेगा उन वर्णों को, है ना। तो वही बात है। तो हमारे पास यही सही है कि जब आप नए नए शब्दों को सिखाते हैं तो बच्चे में डाइवर्सिटी आती है कि वो डिफरेंट टाइप से बोल सकता है, समझ सकता है चीजों को, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए सेशन अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, ताकि जब भी वीडियो की बात करें तो डेली पर डेली मैं वीडियो ला रहा हूँ। जब तक सीटेट और यूपीटेट नहीं हो जाएगा मैं 6 बजे तक वीडियो अपलोड करता रहूंगा, डेली पर डेली 6 बजे हमारा वीडियो आ जाता है। और सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर तो कर ही दोगे, थोड़ा सा जुकाम भी हो गया मुझे लग रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो और जवाब होपफुली जरूर दे पाओगे। चलिए लिखा हुआ बच्चों की हिंदी पढ़ने की क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर तरीका है। मतलब बच्चों को आप हिंदी सिखा रहे हो और इनमें से ऐसा कौन सा उपागम है जिसका यूज करके आप हिंदी को एक बेहतर तरीका दे सकते हो, हिंदी सिखाने का एक माध्यम दे सकते हो बच्चों को, कि इसके माध्यम से बच्चा बेहतर तरीके से हिंदी सीख पाएगा। अब बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा फटाक से। कि अधिक से अधिक व्याकरण, क्या व्याकरण पढ़ने से हिंदी बढ़िया हो जाएगी, है ना। ग्रामेटिकल रूल्स उसको रटाते रहो रटाते रहो। कहां से व्याकरण, मतलब व्याकरण रटाने से हिंदी की लैंग्वेज, हिंदी जो है वो कहां से अच्छी हो जाएगी। ये तो गलत बातें हैं यार मेरे। है उन्हें कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करना, शब्दावली की सूची रटवाना फिर से आगे काट दीजिएगा, है केवल पाठ्यक्रम, केवल आगे काट दीजिए, जहां पे केवल दीजिए तुरंत काट दो। हमारे पास एक ही बचा हुआ है कि उन्हें कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करना। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि ऐसा कौन सा माध्यम है या कौन सी ऐसी अप्रोच है जिसके माध्यम से हिंदी पढ़ना सीख जाए बच्चा, यानी हिंदी जो है उसको पढ़ना सीख जाए, रीडिंग करना सीख जाए बच्चा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब डिफरेंट टाइप की कहानियां पढ़ेगा, स्टोरी सुनेगा, तो उनके माध्यम से उसका चिंतन बेटर होगा। भाई कहानी का जब टाइटल पढ़ता है बच्चा तो टाइटल के माध्यम से चीजें जो हैं कुछ क्लियर हो जाती हैं कि इस चैप्टर में, इस कहानी में ये पढ़ने वाले हैं, है ना। तो कहानी को पढ़ने से लैंग्वेज बेटर होती है। अब डे बाई डे आप डेली एक पन्ना पढ़ेगा, एक छोटा बच्चा जो होता है आप उसको सिखाते हो ना सुलेख लिखना, हिंदी में बात करें, अगर प्योर हिंदी में बात करें तो आपसे लिखाते हो ना, तो वही चीजें जब आप पढ़ के रीडिंग के लिए डेली क्लासेस में आप देते हो, जूनियर में भी देते हो, प्राइमरी में तो देते ही देते हो,
जूनियर में भले एक बार ना दे दो, लेकिन प्राइमरी में तो देते हो ना कि बच्चा पढ़ के आएगा, रीडिंग करके आएगा, तो वहां से क्या होगा, बच्चे की लैंग्वेज बढ़िया होती है, बच्चा सीख पाता है नए नए वर्डों को, जब उसके सामने पढ़ता है ना तो अपने आप में समझता है चीजों को, चीजों को एक्सपीरियंस करता है, समझता है कि इसकी क्या बात करी गई यहाँ पे, कौन से सेंटेंस का, भाई भले ही प्योरली उस बात को ना समझे, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों को पढ़ता है तो उसकी लैंग्वेज, वो बोलने चालने और पढ़ने की समझ एक डेवलप होती है उसके अंदर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो एकदम क्लियर है हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 5 को, होपफुली यार जरूर बता पाओगे मेरे यार। बताओ जरा किसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी पैडोलॉजी डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा आपको, मतलब जो अभी मैं सीडी पे डिस्कस करूंगा, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हमारी बाल विकास है, उसमें मैं आपको इंग्लिश में भी लिख के बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, हिंदी भाषा शिक्षण में समृद्ध वातावरण से आप क्या समझते हैं। अब हिंदी भाषा शिक्षण की बात हो रही है, यानी लैंग्वेज सिखाई जा रही है, वहां पे हिंदी सिखाई जा रही है, इसमें समृद्ध वातावरण यानी ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे क्रिएटिविटी हो, बच्चा एनवायरमेंट में अच्छे तरीके से सीख रहा हो। देखो समृद्ध वातावरण का मतलब क्या है कि बच्चे को सारी चीजें मिल पा रही हैं, उसको एक एक्टिव एनवायरनमेंट मिल पा रहा है, जिसके वजह से बच्चा अच्छे से समझ पा रहा है चीजों को क्रिएटिव तरीके से समझ पा रहा है, एक्टिव मतलब एक्टिविटी भी कर पा रहा है। लोग ऐसे उसके आसपास के हैं जहां पे समृद्ध वातावरण है, अच्छे लोग हैं जो उनको बातें कुछ ना कुछ सिखाते हैं डेली, वो अपने एनवायरनमेंट के लोगों से भी सीखता है। समृद्ध वातावरण का मतलब तो यही हुआ कि उसको प्योरली सब कुछ मिल रहा है अपने आसपास में, है ना, उसको अच्छी चीजें मिल रही है जिनसे एक्वायर करके लैंग्वेज को भी सीख रहा है, अदर चीजों को भी सीख रहा है बच्चा, है ना। तो व्याकरण देखो आगे क्या लिखा हुआ है, समृद्ध वातावरण से आप क्या समझते हैं। व्याकरण की अच्छी पुस्तकें यानी क्लासरूम में अच्छी अच्छी व्याकरण की किताबें भर दो तो समृद्ध वातावरण हो जाएगा क्या, यार इसकी बात नहीं करी जा रही। केवल परीक्षा की बात तो बिल्कुल गलत बात है ना। आगे केवल केवल यहाँ पे काट दीजिए, केवल लिखने से सब कुछ डेवलप हो जाएगा। वही बात हमारे पास थर्ड फिर से आ गया कि बच्चों को हिंदी में सुनने बोलने पढ़ने और लिखने के अवसर मिले। फिर से वही सुबोपाली की बात आ गई कि बच्चों को जब आप लिखने का मौका दोगे, बोलने का मौका दोगे, सुनने का मौका दोगे, तो वहां से चीजें क्लियर होंगी, है ना। उनको जब प्योरली इन्वायरमेंट तब कहा जाएगा जब बच्चे को मौका तो मिले कि वो अपनी बात को कह पाए एटलीस्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, अभी 5 क्वेश्चन हमने हिंदी पैडोलॉजी के डिस्कस कर लिए हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, यानी अब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको पता चलेगा सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आपको असर्शन और रीजन के भी मिलेंगे क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन के पूछने का लेवल थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि सिलेबस यार बहुत दिनों से सेम है ना। तो वही थोड़ा सा चेंज करेंगे तो क्वेश्चन के पूछने का तरीका बदल सकते हैं ये, है ना। बाकी क्वेश्चन आपको सारे ऐसे मिलने वाले हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। हमारी सीडीपी यानी बाल विकास का क्वेश्चन है जहां पे बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा, यानी अगर आप बच्चे को सेंटर में रख रहे हो, ऐसे ऑप्शन को चूज कर रहे हो जहां पे 99.9% बच्चा एक्टिव होना चाहिए, आप 100% जाओगे, क्वेश्चन सही होगा आपका अगर आप बच्चे को एक्टिवली काम कर, जहां पे बच्चा एक्टिव हो उस ऑप्शन के साथ जा रहे हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि क्या लिखा हुआ है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड, यानी यहां पे लिखा हुआ है कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, यानी जो जीन पियाजे की थ्योरी है, यानी उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करी जा रही है। जो पहली देखो, पहली जो सेंसरी मोटर होती है, दूसरी प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट, फिर फॉर्मल। पहली स्टेज जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष की होती है जिसको सेंसरी मोटर बोलते हैं। फिर 2 से 7 वर्ष की जो होती है वो प्री ऑपरेशनल होती है जिसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है वो कंक्रीट होती है, 11 से एबव जो होती है वो फॉर्मल होती है जहां पे अमूर्त चिंतन आ जाता है। लेकिन यहां पे प्री ऑपरेशनल यानी 2 से 7 वर्ष की बात करी जा रही है। क्वेश्चन में 2 से 7 वर्ष की आयु की बात करी गई है कि उस अवस्था में बच्चे के कौन सा गुण जो होगा वो विकसित होगा, यानी प्री ऑपरेशनल यानी संज्ञानात्मक विकास जो प्यादे का है उसमें जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसका कौन सा जो मुख्य गुण होता है, बताइएगा। क्या अमूर्त चिंतन है, मैंने बता दिया ना कि अमूर्त जो होता है वो 11 के एबव आता है, यानी जो एडोलेसेंस होती है, किशोरावस्था होती है, उसमें आता है कि आपके अंदर लॉजिक तर्क वगैरह आता है। निगमनात्मक भी उसी के अंदर आएगा, 11 से एबव ही आता है कि आपके अंदर लॉजिक आ जाए, तर्क आ जाए। निगमनात्मक यानी सामने वाले को आप चीजों को समझा सको, है ना। ऐसे तो फॉर्मल में ना, फॉर्मल में ही आएगा जब आप एडोलेसेंस में होगे। अब संरक्षण की ये संरक्षण भी इसमें बिल्कुल नहीं होता। हमारे पास क्या होता है, यानी 7 से 11 वर्ष की बात करी जा रही है, सॉरी 7 से 11 कहाँ बता रहा हूँ यार, मेरे पहली जन्म से 2 वर्ष थी, 2 से 7 वर्ष की बात यहाँ पे करी जा रही है। जो प्री ऑपरेशनल है ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था का मुख्य गुण जो होता है वो विचार यानी सोच में केंद्रीकरण होता है। जैसे बच्चा है, पेन को देखेगा तो पेन के कलर पे ही जा रहा है, ये नहीं सोचेगा पेन के अंदर क्या इंक कौन सी पड़ रही है, मतलब एक चीज पे सेंटर है। एगो सेंट्रियम की बात करी जा रही है जहां पे ना कि बच्चा
केंद्रित है, एक चीज पे केंद्रित कि यार पेन जो है इसका कलर यही है ना। ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आता है और इसी की बात यहाँ पे करी जा रही है। हम जाएंगे थर्ड के साथ में, थर्ड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलिए समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में किसकी बात करी गई। यहाँ पे प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी एक प्रगतिशील कक्षा है जहां पे बच्चे एक्टिवली काम कर रहे हैं, जहां पे बच्चे आपस में एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, आपस में प्रश्नों को भी पूछ रहे हैं। ऐसी क्लासरूम जहां पे प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है, एक एक्टिव क्लासरूम है जहां पे टीचर जहां पढ़ा तो रहा है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा जो है टीचर की बात को भी सुन रहा है ना। ऐसे माहौल की बात करी जा रही है। तो उसमें कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक बात है कि आप बच्चे को मौके प्रदान कर रहे हो कि वो अपनी बात को कह पाए। ऐसा नहीं करना कि यार मैं तो ऐसे टीचर हूं और मैं तो ऐसे पढ़ाता हूं, आपको पढ़ना है पढ़ लो वरना भाड़ में जाओ। ऐसा नहीं करना। आपको एज अ टीचर एक संवेदनशील प्राणी होना पड़ेगा आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो हमको मौके तो जरूर प्रदान करने हैं कि बच्चा अपनी बात को कह पाए। अब बी में क्या लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना, यानी उसकी मार्कशीट पे जज कर रहे हो कि उसके नंबर कितने आए। तो बिल्कुल गलत बात है ना। नंबर कंपटीशन इन चीजों पे तो जाना ही नहीं है ना। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है उसी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। अदर कोई बात वो डिस्कस भी नहीं कर सकता। क्या ये सही है ना। केवल पाठ्यक्रम पर ही, केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर रहना ये एक टीचर की विशेषता नहीं होती है ना। तो ये तो नहीं होगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, आपको कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं कराना। अब ये मत समझ लेना कि क्लासरूम में तो टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट ठीक बात है कि हम बच्चे का आकलन करने के लिए करते हैं, बट आप बच्चे को जजमेंट करने के लिए उनका टेस्ट मत लीजिए। उनमें प्रतिस्पर्धाएं कराना बिल्कुल गलत बात है ना। तो ये तो नहीं हो सकता। हमारे पास फर्स्ट ही सही है जहां पे हम बच्चे को मौके प्रदान कर रहे हैं कि वो अपनी बात को कह पाए और समझ पाए चीजों को, है ना। तो यही ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अब चलो पढ़िएगा, अब जवाब आप देंगे जरूर मुझे कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। चलो पढ़ो जरा, बताओ इसमें किसकी बात करी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव जीन पियाजे डेवलपमेंट एक्सप्लेन, यानी यहां पे लिखा हुआ है जो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है उसमें संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित किया गया है। मतलब क्वेश्चन में बोला गया कि जो जीन पियाजे हैं, जो एक रचनाकार हैं, कैसे हैं, जो एक रचनाकार हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया हुआ है, यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी हुई है, अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को रूप में वर्णित किया है। किस रूप में वर्णित किया है, यानी संज्ञान की बात यहां पे करी गई है, जीन पियाजे ने बताया हुआ है। पर देखो संज्ञान की आपके सोचने समझने तर्क करने की क्षमताएं जो होती है वो संज्ञान में दिमाग से ही डेवलप होती है ना। तो उसी की बात करी जा रही है। क्या ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। देखो समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है उसकी बात पियाजे करते हैं, ना कि वैगोस्की। यहाँ पे वैगोस्की की बात करी जा ना करिए, यहाँ पे पियाजे की बात करी जा रही है। और समीपस्थ विकास की क्षेत्र वैगोस्की करते हैं। थोड़ा सा उल्टा मत हो जाना, समझ जाना कि अगर इंटरैक्शन की बात हो रही है, अंतःक्रिया की बात हो रही है, एक दायरा की बात, ये एक दायरा होता है जहां पे बच्चे और टीचर के बीच में एक डिस्टेंस होती है कि बच्चे को चेक किया जाता है कि बच्चे के सीखने का दायरा इतना रह गया है कि अगर हम ये बता दें तो बच्चा ये भी सीख जाएगा। ये एक दायरा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसके बारे में वैगोस्की बात करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पियाजे की बात करी जा रही है कि पियाजे ने का जो विकास का क्षेत्र है, संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र है, उसमें किसकी बात करी गई। देखो अब उद्दीपन अनुक्रिया की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं करी जा रही है और ना ही मनोवैज्ञानिक उपकरणों की बात करी जा रही है। देखो जब भी पियाजे की बात आएगी तो आप समझ जाना स्कीमा, इन्होंने स्कीमा की बात करी है कि हर एक प्राणी जो दुनिया में है उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है ना। मतलब आपके माइंड में पहले से है कि यार ये एक पेन है, तो आपको पता चलता कि ये एक पेन है। मतलब आपके माइंड में जो फीड है ना, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट है, उसको पियाजे ने एक स्कीमा कहा है। कहा क्या कहा, स्कीमा कहा है ना। तो इसके माध्यम से आप जा सकते हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ये वो क्वेश्चन है जो इतनी बार रिपीट हुआ है मैं आपको बता भी नहीं सकता, है ना। तो तैयारी आप बढ़िया करो यार, मेरे टाइम पास बिल्कुल मत करना। टाइम पास करने के लिए लाखों लोग पड़े हुए हैं दुनिया में और वो टाइम पास कर भी रहे हैं, है ना। इस समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, आज ओवरऑल 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो, है ना। चलिए अब 9 में लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, डिफरेंट टाइप की जो विविधताएं होती हैं इन डेवलपमेंट, यानी विकास में जो विकास होता है, यानी जो डेवलपमेंट होता है उसमें हर व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। भाई हर व्यक्ति जो है वो एक अलग प्राणी है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ बोलेंगे अच्छा भी पढ़ा रहे हो, कुछ बोलेंगे बेकार पढ़ा रहे हो, है ना। मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो आपको भी कुछ सुनाएंगे। ये चीजें होती ना कि आप ना हर प्राणी के लिए अच्छे नहीं बन सकते। ये क्या है, ये एक डिफरेंस है ना, हर प्राणी अलग अलग प्रकार का है। यही तो डाइवर्सिटी है कि हर व्यक्ति में विविधताएं हैं। तो वही बात यहाँ पे करी जा रही है कि जो विकास होता है, बच्चों के विकास में व्यक्तिपरक विभिन्नताएं होती हैं।
किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, यानी कौन सा ऑप्शन है जिसके माध्यम से बताया जा सकता है कि ये इस पे डिपेंड करता है कि जो है उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा या ये विविधताएं क्यों होती हैं। देखो, क्या ये आनुवंशिकी पर होती हैं, यानी केवल जहां पे केवल आ जाए, मैंने पहले ही बोल दिया ये टैग वर्ड है, काट दो। क्योंकि विकास का जो क्षेत्र होता है वो जितना एनवायरमेंट पे निर्भर होता है उतना ही वो हेरिडिटी पर भी निर्भर होता है ना। और जितना वातावरण भूमिका निभाएगा उतना ही आनुवंशिकी भी भूमिका निभाएगी। तो गलत हो गया, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। तो विकास किस पे निर्भर करेगा कि आप जमीन पे ऐसे गिर पड़े आके यहाँ पे, है ना, कि आप किसी चीज से प्रभावित ही नहीं हो रहे हो। गलत बात हो गई, केवल फिर से आगे काट दो, मैंने पहले बोल दिया। पारस्परिकता क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी पारस्परिकता यानी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, यानी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या कह रहा है कि आनुवंशिकता भी डिपेंड करता है और पर्यावरण, दोनों की बराबर बराबर भूमिका है, यानी दोनों की पारस्परिकता है, यानी दोनों लोग बराबर बराबर भूमिका निभा रहे हैं। जितना डेवलपमेंट में आनुवंशिकी भूमिका निभा रही है उतना ही पर्यावरण निभा रहा है ना। तो ये विकास के पहलू होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब ये मत समझना मैं सच कह रहा हूँ भाई मेरे, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो क्वेश्चन अगर आपने एक बार प्रैक्टिस तक किया है तब भी जब वहां पे जाओगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये मैंने प्रैक्टिस किया है ना। तो वही चीजें हैं, अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाह रहे हो तो मैंने टॉपिक वाइज चीजें दे रखी है। मैंने 27 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, 47 एक जगह पे अपलोड किए हुए हैं। आप वहां पे जाके वीडियो चेक कर लीजिए, आपको टॉपिक वाइज चीजें मिल जाएंगी बढ़िया तरीके से, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट में तो जवाब दे ही दोगे मुझे लग रहा है यार मेरे। फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, समझेंगे क्या बात है, देखेंगे आगे की बात। पहले आप क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दो। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स और टीचर्स, यानी लिखा हुआ है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी क्लासरूम है जहां पे विविध पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं, मतलब एक क्लासरूम ऐसी है जहां पे डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं जिनके अंदर कोई लर्निंग विकार भी हो सकता है, आर्थिक समाज की दिक्कत हो सकती है, यानी कोई, मतलब मेरे कहने का मतलब है क्लासरूम है जहां पे आर्थिक स्थिति से भी पीड़ित बच्चे आए होंगे, जिनकी स्थिति अच्छी होगी उन परिवारों से भी बच्चे आए होंगे, यानी एक क्लासरूम जहां पे डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है, उनके लिए, उनको संबोधित करने के लिए एज अ टीचर आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा कि विविध विन्यासों से उदाहरण देने चाहिए, यानी एक बच्चा के अकॉर्डिंग नहीं, जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टाइप से एग्जांपल दे रहे हो। मतलब गांव का बच्चा बैठा हुआ है तो गांव से चीजें रिलेट करके उनको एग्जांपल दे रहे हो, शहर का बच्चा है तो शहर वाली चीजें उनको एग्जांपल देकर बता रहे हो ताकि वो समझ जाए, है ना। क्योंकि एज अ टीचर आपको सारे बच्चों को साथ में लेके चलना होता है। तो एकदम सही बात है कि अगर आप बच्चे के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, उनको मौके प्रदान कर रहे हो, तो एकदम एक्टिव बात है ये, है ना, कि अगर आप उनके अकॉर्डिंग उदाहरण दे रहे हो तो एकदम प्योरली बात सही बात है। फिर भी हम आगे चेक करेंगे। बी में लिखा हुआ है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। मतलब ऐसे एग्जांपल क्या आप यूज करोगे जो नकारात्मक है, जो निगेटिविटी है, क्या उसको फैलाओगे एज अ टीचर। मतलब एज अ टीचर आप बच्चे में पॉजिटिविटी भरोगे यार, कहां से निगेटिविटी, रूढ़िबद्धताएं क्या होती है जो पहले से चली आ रही, कि लड़का है तो बाहर ही कमाएगा, है, घर में रोटी नहीं बना सकता, लड़की है तो घर में रहेगी, लड़के होते मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं होती। ये क्या है, ये रूढ़िवादिताएं हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है जो समाज ने बनाई हुई है ना। तो इन पे तो बिल्कुल नहीं जाना यार मेरे, गलत बात है ना। आगे लिखा हुआ है सी में कि विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। क्यों, जो डाइवर्सिटी है उस पर बात करो यार, है ना, जो मुद्दा है उस पर डिस्कस करो कि इन चीजों को खत्म करना है, टालोगे क्यों, गलत बात हो गई। डी में लिखा हुआ है कि सभी के लिए मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल करना चाहिए। मानकीकृत क्यों, मानकीकृत का मतलब है कि आप ऐसे टीचर हैं कि जो एक ही डंडे से सबको हाँक रहे हो। क्या ये सही है, बिल्कुल गलत बात है। आपको डिफरेंट टाइप के उपागम यूज करने पड़ेंगे बच्चों के अकॉर्डिंग, सभी को एक डंडे से नहीं हाँका जा सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, जहां पे बच्चों के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स पेश कर रहे हो जैसे बच्चा समझ पाए आपकी बात को। क्लियर, तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे मुझे लगता है, और मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पर डाउट रह गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझे कमेंट करो, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर प्लान करेंगे। कहीं पर कोई दिक्कत आई तो मुझे जरूर बताना, 100% आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, भले ही लाइव नहीं आ रहा हूं अभी, फिर भी हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। और आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर तो कर ही दोगे, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं एक दोस्त हूँ आपका, आई एम लर्नर, और आप भी एक लर्नर हैं, सीखते सिखाते हैं। और वही चीजें होनी चाहिए हर एक इंसान के अंदर, कि इंसान सीखता रहता है और सिखाता रहता है। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया कभी भी बंद हो नहीं सकती। क्लियर, तो मुझे लगता है सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। और वही है, फिर से कहूंगा कि टाइम पास मत करना, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ में तैयारी करो ताकि एक ही बार में सीटेट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच भाई।